Hi to everyone, welcome to Academia Classes SSC English Previous Years पेपर सीरीज में आपका स्वागत है, जहां पर हम लास्ट ईयर्स में पूछे जाने वाले इंग्लिश प्रश्नों को हल करेंगे। ओके गाइस, बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। पहला सवाल है, सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर्स एंड सम आर करेक्ट। कि दिए गए वाक्यों के कुछ भाग गलत हो सकते हैं और कुछ सही। फाइंड आउट which part of a sentence has an error and black on the oval corresponding to the appropriate letter ABC। तलाश कीजिए, ढूंढिए कि वाक्य का कौन सा भाग गलत है और फिर उसी के हिसाब से ABC पर टिक कीजिए। If a sentence is free from error, अगर वाक्य में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, black on the oval corresponding to D in the answer sheet, तो आंसर शीट में D पर टिक कीजिए। ओके, सवाल देखते हैं अब। बॉबी लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 2। बॉबी ने सीखा, अल्फाबेट सीखा या अल्फाबेट सीखा एट द एज ऑफ 2, 2 साल की उम्र में या 2 वर्ष की आयु में। तो बॉबी ने अल्फाबेट सीखा, इस वाक्य में गलती यहाँ पर है, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट्स इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, अल्फाबेट, जिसका अर्थ होता है वर्णमाला। जिसका अर्थ क्या होता है, वर्णमाला। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी, क्योंकि हमने जो गलती है वो तलाश कर ली है। अगला सवाल देखिए, द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस पोएम इज एज फॉलोज। कि इस कविता का जो सार है वो कुछ इस प्रकार है। तो ये वाक्य का पूरा अर्थ है। इस वाक्य में सम एंड सब्सटेंस आपको याद रखना है कि इसका अर्थ होता है सार। इसका अर्थ क्या होता है, सार। सम एंड सब्सटेंस इसका अर्थ होता है सार। अगर किसी को मालूम नहीं है तो वो अपनी नोटबुक में जरूर इसको राइट डाउन कर ले और याद रखें। अगला सवाल है, हमारा यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी, क्योंकि ये वाक्य अपने आप में सही है। अगला देखिए, आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। मैंने देखा कि किस तरह से जो पियानो बजाने वाला है उसने अपना लेफ्ट हैंड का प्रयोग किया। ओके, आई वॉच्ड हाउ द पियानिस्ट यूज्ड हर लेफ्ट हैंड। इस पूरे वाक्य में गलती ग्रामेटिकल नहीं है लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक है। कहां पर है, पियानिस्ट। पियानिस्ट की स्पेलिंग होती है PIANIST। पियानिस्ट मतलब पियानो बजाने वाला। तो हमारा आंसर होगा बी। The ruins of the spillway are vital clues to the epic struggle that unfold as generations of Khmer engineers coped with the water system that grew complex and unruly। आपको बताना है इस वाक्य में कहां पर मिस्टेक है। इस वाक्य में मिस्टेक है अनफोल्ड में। कहां पर है, अनफोल्ड में, मतलब अनफोल्ड नहीं आएगा बल्कि अनफोल्डेड आएगा। क्या आएगा, अनफोल्डेड आएगा। इस पूरे वाक्य में यहीं पर मिस्टेक है, अनफोल्डेड आएगा। इस वाक्य का अर्थ क्या है वो देखिए। इस वाक्य का अर्थ है कि द रेंज ऑफ द स्पिलवे, यानी कि जो स्पिलवे के खंडरात है, स्पिलवे उबड़ खाबड़ रास्तों को भी बोलते हैं और उन चीजों को भी, उन ये जो टेक्निक्स है डैम के पास इस्तेमाल की जाती है ताकि जो ओवरफ्लो हो जाता है उसको रिलीज करने के लिए स्पिलवे का प्रयोग किया जाता है। तो जो ruins ऑफ द स्पिलवे आर अ वाइटल क्लूज, बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग है, टू द एपिक स्ट्रगल, यानी कि महाकाव्य जो संघर्ष है उसका एक महत्वपूर्ण सुराग है क्या, स्पिलवे के खंडरात। that unfolded as generations of Khmer engineers coped with the water system that grew complex and unruly। जो खमेर इंजीनियरों की पीढ़ियों के रूप में सामने आया है, जो एक जल प्रणाली के साथ मुकाबला करते हैं जो कि एक जटिल और अनियंत्रित यानी कि सिचुएशन में था। ओके, अगला सवाल देखिए, यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला सवाल है, you are required to give an explanation for your conduct within 2 days of the receipt of this letter। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि you are required to give an explanation, कि आपको क्या करना है, एक explanation देनी है 2 दिनों के अंदर of the receipt of this letter, जो आपको पत्र मिला है या जो पत्र आपको दिया गया है उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है आपको 2 दिनों के अंदर। तो इस पूरे वाक्य में गलती कहाँ है, इस पूरे वाक्य में गलती है यहाँ पर द। ये द प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा,
क्योंकि यहाँ रिसिप्ट यानी कि रिसिप्ट जो रसीद बोलते हैं ना, रसीद, उसके तौर पे नहीं है बल्कि रिसीव की फॉर्म है, ये नाउन फॉर्म है। RECEIVE रिसीव यानी प्राप्त करना, उसका नाउन है रिसिप्ट, यहाँ पर वो उस तौर पे प्रयोग हुई है, न कि रसीद के तौर पर। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। अगला सवाल देखिए, Krishna's stories me very strangely, affected, changed, affected, afflicted, क्या होगा, क्या आंसर होगा? तो इफेक्टेड, अफेक्टेड ये दो शब्द है जो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, तो यहां पर हमारा आंसर होगा अफेक्टेड। क्या हो जाएगा? अफेक्टेड। अब अफेक्टेड का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है ना कि इफेक्ट का अर्थ क्या है, अफेक्ट का अर्थ क्या है। तो अफेक्ट असल में वर्ब के तौर पे प्रयोग किया जाता है, और जो इफेक्ट है वो नाउन के तौर पे। किसके तौर पे? नाउन के तौर पे। कंफ्यूज नहीं होना है, अफेक्ट यानी वर्ब मतलब असर डालना, इफेक्ट हम नाउन के तौर पे इसीलिए बोलते हैं ना, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? कृष्णास स्टोरीज affected me very strangely। ओके, हमारा आंसर क्या होगा? सी। अगला सवाल देखिए, she piped her rival the gold medal। यहाँ पर क्या आएगा? टू नियर फॉर विद, यहाँ पर आएगा फॉर। क्या आएगा? फॉर, कि उसने अपने प्रतिद्वंदी को बहुत ही कम अंतर से हराया। किसके लिए? फॉर द गोल्ड मेडल, फॉर द गोल्ड मेडल। याद रखना है, पिप्ड यानी होता है कम अंतर से हराना। पिप्ड यानी क्या होता है? कम अंतर से हराना, कम अंतर से हराना। ओके, ये शब्द आपको याद रखना है। शी पिप्ड हर राइवल, राइवल बोलते हैं जो सामने मुकाबला करने वाला होता है ना, उसको प्रतिद्वंदी बोल सकते हैं अपन। ओके, प्रतिद्वंदी जो आपके सामने मुकाबले में हो उसको बोलेंगे राइवल। तो उसने गोल्ड मेडल के लिए अपने सामने वाले को बहुत ही कम अंतर से हराया। अगला सवाल देखिए, बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स अबेटेड, एबेड, रिसेडेड, रिटायर्ड, क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आएगा अबेटेड। क्या आएगा? अबेटेड। क्यों आएगा? क्योंकि फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स एंड फ्यूरी द अबेटेड का अर्थ होता है किसी बुरी चीज की तीव्रता में कमी आना। किसी बुरी चीज, किसी बुरी चीज की तीव्रता में कमी आना, किसी बुरी चीज की तीव्रता में कमी आना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अबेट इन फ्यूरी, अबेट इन फ्यूरी। तो यहाँ पर होगा बाय मॉर्निंग द फ्यूरी ऑफ द फ्लड्स अबेटेड, मतलब कि सुबह होते होते, यानी जो फ्लड का प्रकोप था वो थम चुका था, वो थम चुका था, मतलब फ्लड जो आ रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो गया था। तो हमारा आंसर क्या होगा? अबेटेड। ओके, दूसरे शब्दों के भी अर्थ लिख लीजिए। एब यानी होता है लहर का उतरना। क्या होता है? लहर का तरना, लहर तो जानते ही हो। ओके, रिसेडेड का क्या होता है? रिसेडेड का होता है धीरे धीरे कम होना, धीरे धीरे कम होना। ओके, अगला है रिटायर्ड। रिटायर्ड यानी कि टेन्योर खत्म हो जाना। आप यानी कि एक लास्ट पॉइंट तक पहुंच जाते, बोलते हैं ना कि वो अपनी नौकरी से रिटायर हो गए, मतलब टेन्योर खत्म हो गया। ओके, अगला सवाल देखते हैं, वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम डिजायर ऑफ एल्ट्रिज्म एंड अब यहाँ पर क्या आएगा? जेन्युइन फिलैंथ्रोपी, गुड लिबर्टी, फॉल्स ऑनेस्टी, शैलो एबिलिटी। यहाँ पर वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम जेन्युइन डिजायर ऑफ एल्ट्रिज्म एंड फिलैंथ्रोपी, ये हमारा सही आंसर है। वर्क शुड बी गाइडेड यानी कि कोई भी काम हो उसको गाइड किया जाना चाहिए, उसे बताया जाना चाहिए, उसकी रहनुमाई की जानी चाहिए। कैसे की जानी चाहिए? कैसे की जानी चाहिए? उसकी रहनुमाई की जानी चाहिए जेन्युइन, मतलब असल जो अंदर की डिजायर्स होती है ना, यानी कि नॉट कृत्रिम, आर्टिफिशियल ना हो,
बल्कि असल डिजायर अंदर की किसी का भला करने की, एंड फिलंथ्रोपी मतलब सखी के तरह, फयाजियत की तरह, एक ऐसे दिल की यानी कि दिमाग के साथ जहां से हम चाहते हैं कि लोगों का भला हो, इस तरह से कामों की रहनुमाई होनी चाहिए। तो हमारा आंसर क्या होगा? वर्क शुड बी गाइडेड बाय सम जेन्युइन डिजायर ऑफ एल्ट्रुइज्म एंड फिलंथ्रोपी के, यानी कि जो कार्य होते हैं उनको निर्देशित इस तरह किया जाना चाहिए कि आप चाहते हैं कि वाकई में कुछ अच्छा काम हो। ओके, अगला सवाल देखते हैं। शिप्स आर बाय जायंट इंजन्स। तो शिप्स आर सेल्ड, ड्रैग्ड, पुल्ड, ड्राइवन। यहां पर होगा ड्राइवन। क्या होगा? ड्राइवन। यानी शिप्स आर ड्राइवन बाय जायंट इंजन्स। तो इंजन्स तो यानी ड्राइव करते हैं ना चीजों को। इंजन से चीजें मतलब ऐसे सेलिंग, ड्रैगिंग, पुल्ड ऐसे नहीं की जाती है, बल्कि ड्राइव की जाती है। इसीलिए तो कार्स वगैरह के लिए हम ड्राइव इस्तेमाल करते हैं। जब जहाँ पर यानी कि इंजन्स वगैरह का प्रयोग ही नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? ड्रैग करते हैं, पुल करते हैं, खींचते हैं, घसीटते हैं। तो यहाँ आंसर क्या होगा? शिप्स आर ड्राइवर। शिप्स आर ओके, यानी कि जहाजों को चलाया जाता है बड़े बड़े इंजनों के द्वारा। ओके, अगला सवाल देखिए। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। यानी कि फोर जो अल्टरनेटिव्स है उनमें से बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी आपको जो ये वर्ड दिया गया है उससे उसके लिए बेस्ट एक्सप्रेशन कौन सा हो सकता है दूसरे शब्द में, वो आपको बताना है। तो डिमिनिश का अर्थ क्या होता है? डिमिनिश का अर्थ होता है, पहले तो ये समझ लीजिए, कम होना। क्या होता है? कम होना। अब कम होना इसका अर्थ है, तो इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है दूसरे शब्दों में? इसके लिए है रिड्यूस। क्या है? रिड्यूस। रिड्यूस यानी भी क्या होता है? कम, कम, कम करना। कम करना क्या होता है? कम करना। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। हमारा आंसर क्या होगा? सी। और प्रोहिबिट यानी निषेध करना, निषेध, अलाउ ना करना। ओके, निषेध शॉर्टन यानी छोटा करना, छोटा करना। ओके, वर्सन यानी बिगड़ जाना। वर्सन यानी क्या होगा? बिगड़ जाना। ओके, तो हमारा आंसर क्या है? डिमिनिश का बेस्ट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? रिड्यूस। ओके, अगला सवाल देखिए। प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट का बेस्ट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है दूसरे शब्दों में? इसका होगा रेफरेंडम। क्या होगा? रेफरेंडम। क्यों होगा? क्योंकि प्लेबिसाइट का अर्थ होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। प्लेबिसाइट का अर्थ क्या होता है? जनमत संग्रह। रिजर्वेशन बोलते हैं हम आरक्षण को। ओके, रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं हम नुमाइंदगी को। ओके, रिनंसिएशन बोलते हैं हम त्याग को। ओके, रेफरेंडम हम बोलते हैं जनमत संग्रह। किसको? जनमत संग्रह। मतलब बेस्ट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है प्लेबिसाइट का? जनमत संग्रह मतलब रेफरेंडम। अगला सवाल देखिए। फ्रुगल। फ्रुगल। फ्रुगल का अर्थ क्या होता है? अगर फ्रुगल का अर्थ आपको मालूम है तो आप जवाब आसानी से दे सकते हैं, वरना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका अर्थ होता है बचाने वाला। बचाने वाला मतलब अल्प व्ययी, कम खर्च करने वाला। दूसरे अर्थों में बोल सकते हैं हम कम खर्ची। कम खर्ची बोलते हैं फ्रूगल को। अब इसके लिए बेस्ट एक्सप्रेशन क्या हो सकता है? वो है इकोनॉमिकल। क्या है? इकोनॉमिकल। तो याद रखना है फ्रूगल से सिनोनिम्स जो बनता है वो है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का सिनोनिम्स फ्रूगल इस्तेमाल किया जाता है। नॉट माइसली सिंपल प्लेन। प्लेन का अर्थ तो होता है, प्लेन का अर्थ तो होता है साधा, साधारण बोल सकते हैं हम प्लेन का। साधारण, सिंपल का भी सादा, माइसल यानी कंजूस।
तो यहाँ पर फ्रूगल का आंसर क्या होगा? इकोनॉमिकल, क्योंकि बेस्ट एक्सप्रेशन इकोनॉमिकल ही है। अगला सवाल देखते हैं। चूज द वर्ड्स अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। आपको अपोजिट वर्ड कौन सा? ओके, चूज द वर्ड्स अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। ओके, अर्बन का आप तो मालूम है आपको, अर्बन क्या होता है। ओके, लेकिन ये अर्बन नहीं है, ये अर्बेन है। क्या है? अर्बेन। अब अर्बेन का अपोजिट क्या होता है? अगर अर्बन होता तो रूरल होता, लेकिन ये अर्बेन है, नॉट अर्बन, तो इसका होगा क्रूड। क्या होता है? क्रूड। अर्बेन का अर्थ होता है सभ्य। क्या होता है? सभ्य या सुसंस्कृत। सुसंस्कृत यानी कि अच्छा बोलते हैं ना, संस्कारी, वही। और इसका अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे असभ्य। क्या हो जाएगा? असभ्य या असंस्कृत। जिसके पास संस्कार ना हो उसको हम बोलेंगे क्रूड। ओके, नेटिव तो बोलते हैं हम देशवासी को, जो जहाँ पर पैदा हुआ है। लाउड बोलते हैं तेज को, जोर से, भद्दे को। रूरल बोलते हैं हम ग्रामीण को। अगला सवाल देखिए, बोल्ड। बोल्ड, बोल्ड यानी क्या होता है? बोल्ड यानी होता है स्पष्ट। बोल्ड यानी क्या होता है? स्पष्ट। बोल्ड यानी होता है स्पष्ट और साहसी। यानी हम बोलते नहीं है वो बहुत साहसी है, मतलब जो कुछ है बोल देता है, इतना डरता वरता नहीं है। निडर, दबंग, निडर, दबंग, ये सारे लफ्ज हम सारे शब्द प्रयोग कर सकते हैं किसके लिए? बोल्ड के लिए। अब इसका अपोजिट हमें बताना है, तो इसका अपोजिट है हमारे क्या है? नर्वस है, कॉय है, फियरफुल है, टिमिड है। तो इसका अपोजिट है हमारे नर्वस। क्या है? नर्वस। एक कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत बोल्ड होते हैं, जो सामने बोल देते हैं, माँ बाप के भी सामने, टीचर के सामने, हर जगह बोलने की वो मतलब क्वालिटी रखते हैं। जो कुछ होता है वो बोल देते हैं, डरते नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नर्वस होते हैं। क्या होते हैं? नर्वस। वो बोलने से डरते हैं, वो सही बात बोलने से भी डरते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? नर्वस। नर्वस का अर्थ क्या होता है? घबराया हुआ। क्या होता है? घबराया हुआ। ओके, कोय का अर्थ क्या होता है? यानी शर्म का दिखावा करना। शर्म का दिखावा जरूरी नहीं आए, शर्म को ही असल में कोई बोलते हैं। फियरफुल यानी भयभीत। ओके, टिमिड किसे बोलेंगे? बुजदिल को, कायर को। तो हमारा आंसर क्या है? बोल्ड का अपोजिट है नर्वस। ओके, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का अपोजिट वर्ड क्या हो सकता है? ऑथेंटिक मतलब, ऑथेंटिक का मतलब होगा वास्तविक। वास्तविक बोल सकते हैं, ठीक बोल सकते हैं, प्रमाणिक बोल सकते हैं। वास्तविक, ठीक, और क्या बोल सकते हैं? प्रमाणिक। ओके, प्रमाणिक बोल सकते हैं ऑथेंटिक को। इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट होगा फॉल्स। क्या होगा? फॉल्स मतलब जो अवास्तविक है। जो अवास्तविक है, झूठ है, कुछ भी है, उसको हम क्या बोलेंगे? अपोजिट ऑफ ऑथेंटिक। ओके, अगला सवाल देखिए। हम इस्तेमाल करते हैं ना, ऑथेंटिक न्यूज़ है, फॉल्स न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, फॉर अल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द इडियम और फ्रेज अंडरलाइंड इन द सेंटेंस, चूज द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम और फ्रेज एंड मार्क इट इन द आंसर शीट। क्या आपको दिए गए वाक्यों में इडियम या फ्रेज प्रयोग किए गए हैं और उनको अंडरलाइन किया गया है? आपको उनका अर्थ बताना है, यानी कि दूसरे शब्दों में उनका अर्थ क्या होता है। जैसे पहला सवाल है, आई होप यू विल बैक मी एट द मीटिंग। मैं आशा करता हूं कि तुम मुझे बैक मी एट द मीटिंग। अब बैक मी का अर्थ क्या होगा? बैक मी यहाँ पे एक इडियम के तौर पे प्रयोग की गई। तो बैक मी का अर्थ क्या होगा? बैक मी का अर्थ होगा सपोर्ट। क्या होगा? सपोर्ट। आई होप यू विल सपोर्ट मी एट द मीटिंग। यू विल सपोर्ट मी एट द मीटिंग, तुम मेरा साथ दोगे मीटिंग के अंदर। ओके, अगला सवाल है, आई एंड माई फ्रेंड ऑलवेज गो डच व्हेन वी ईट आउट। कि मैं और मेरा जो दोस्त है वो हम जब भी बाहर खाना खाते हैं गो डच। क्या गो डच? पे फॉर ईच अदर्स मील, हम एक दूसरे के खाने के पैसे देते हैं। गो टुगेदर, साथ जाते हैं। डिवाइड द कॉस्ट,
हम कॉस्ट को बांट लेते हैं, मतलब जो बिल आता है उसको बांट लेते हैं, ड्राइव टुगेदर, दोनों साथ ड्राइव करते हैं। ओके, तो इसका अर्थ होगा डिवाइड द कॉस्ट, मतलब जो भी बिल आता है उसको आधे आधे हिस्से में बांट लेते हैं। इसका अर्थ होता है गो डच, याद रखना है, यानी कि बिल को आधे आधे हिस्से में बांट लेना। बिल को आधे, जो बिल आता है ना, समान भागों में या समान भागों में बांट लेना, भागों में बांट लेना। ओके, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, क्या क्लोज फिस्टेड मैन डजंट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। एक क्लोज फिस्टेड मैन डजंट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या अर्थ होता है इसका? अ क्लोज फिस्टेड मैन, यहाँ पर जो अंडरलाइन है वो ये है, क्लोज फिस्टेड मैन। इसका अर्थ क्या होता है? पुअर मैन, एन इल मैनर्ड मैन, अ माइसर, अ रिच मैन। इसका अर्थ होता है अमाइसर। क्या होता है? अमाइसर। एक जो गरीब आदमी हो, ये क्या बोलेंगे इसको, जो कंजूस व्यक्ति होता है वो, यानी इंसानी जिंदगी, मानव जीवन की वो जो महत्वता है वो उसको नहीं जानता है। तो क्या होगा हमारा आंसर? अमाइसर। अमाइसर डजंट नो द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगला देखिए, ही इज एज डेफ्ट एज अ ब्रश, डोंट बिलीव अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज। यहाँ पर है एज डेफ्ट एज ब्रश, एज डेफ्ट एज अ ब्रश। अंडरलाइन इस पार्ट ये वाला है, आपको बताना है कि इस इडियम का यानी कि आसान भाषा में क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है अ लायर, या वेरी फनी, रियल सिली एंड अनरिलायबल। तो इसका अर्थ होता है एकदम मूर्ख, एकदम मूर्ख। तो आंसर होगा हमारा बी, रियली सिली, रियली सिली, के ही इज एज डेफ्ट एज अ ब्रश, कि वो सही मानों में मूर्ख है पूरी तरह से। डोंट बिलीव यानी यकीन नहीं करना, अ वर्ड ऑफ व्हाट ही सेज, किसी भी बात का जो वो कहता है उस पर यकीन मत करना, क्योंकि वो सिली गाय है। ओके, अगला सवाल देखिए। आई शैल ऑलवेज रिमेंबर माई ऑल्मा मैटर विद ग्रेटिट्यूड, मैं हमेशा याद रखूंगा ग्रेटिट्यूड के साथ ऑल्मा मैटर। क्या होता है ऑल्मा मैटर? टीचर हु इंस्पायर्ड मी, वो अध्यापक जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया। मदर्स लविंग केयर, माँ का जो प्यार था वो। किंडरगार्टन डे, जो एकदम छोटे से बच्चों की स्कूल होती है उसको किंडरगार्टन बोलते हैं, तो वो दिन। या इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, या वो स्कूल्स या कॉलेजेस जहाँ पर मैंने एजुकेशन प्राप्त की है। तो ऑल्मा मैटर असल में बोलते हैं किसको? इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन, वो इदारे या वो यानी कि विद्यालय या महाविद्यालय जहाँ पर यानी कि एजुकेशन प्राप्त की है। तो आई शेल ऑलवेज रिमेम्बर बाई ऑल्मा मैटर विद ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड बोलते हैं शुक्रगुजारी, मतलब प्रति आभार, प्रति आभार। ग्रेटिट्यूड को बोलते हैं कि मैं हमेशा यानी कि शुक्रगुजारी के साथ या आभार के साथ अपने आल्मा मैटर, मतलब उन इदारों को या उन क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशंस को याद रखूंगा। ओके गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, बाय बाय।